दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध नॉवल, उनका प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि उदय भानुलाल जी जो हैं वो एक वकील हैं और अपनी बेटी के निर्मला की शादी फिक्स करते हैं और शादी की तैयारियों में काफ़ी कर्जा ले लेते हैं, जिसकी वजह से कल्याणी यानी उनकी पत्नी से उनका काफ़ी झगड़ा होता है और उसी झगड़े में वो कल्याणी जी को सबक सिखाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। उनका वो सोचते हैं कि मैं एक बहाना करूँगा और 2-3 दिन अपने रिलेटिव के यहाँ चला जाऊँगा और मरने का ड्रामा करूँगा, जिससे कि कल्याणी को सबक मिल जाएगा। लेकिन होने कुछ और मंजूर होता है और उनका जो एक शत्रु होता है जिसको उन्होंने सज़ा दिलाई हुई होती है, वो उनके पीछे पड़ जाता है। वो एक कातिल होता है। वो उनको लाठी पे से उनके सर पे वार करता है, जिससे कि उसी समय उनकी डेथ हो जाती है। कल्याणी अपने आप को दोष देती है कि उनकी वजह से ही उनके पति आज इस दुनिया में नहीं है। फिर उन्हें याद आता है कि निर्मला की शादी करना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए वो एक पुरोहित को उसकी ससुराल भेजती हैं ताकि वो उनसे बात करके जिस डेट पर शादी फिक्स हुई थी उसी डेट पर करवा सकें, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले कल में शायद उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो फिर से कल्याणी की निर्मला की शादी की तैयारी कर पाएँ। तो जो पुरोहित होते हैं वो पहुंचते हैं, उसके ससुराल पहुंचते हैं, पर जो ससुराल वाले होते हैं बहुत कंजूस होते हैं। और उनकी जो पत्नी होती हैं यानी निर्मला की जो होने वाली सास होती हैं, वो बहुत ही वो लालच में आकर, क्योंकि उनको दूसरी जगह से बहुत पैसा मिलने वाला होता है, वो शादी के लिए मना कर देती है। लेकिन जब वो कल्याणी जी का भेजा हुआ पत्र पढ़ती हैं तो वो पिघल जाती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। पर जो उनके पति होते हैं वो अभी भी उनकी शादी के लिए तैयार नहीं है। वो मना कर देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। अब इस पे जो हमारे पुरोहित जी हैं यानी मोटे राम जी जिनका नाम है, वो क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं और जो उनके ससुर हैं यानी भानुलाल जी हैं, उनके नाम पर यानी काफ़ी सारा मिठाई खा लेते हैं और पैसा उनके खाते में चढ़वा आते हैं, जिससे कि मोटे राम जो होते हैं बहुत कंजूस। अब जब उनको पता लगता है तो वो डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ दिन और ये रुक जाए तो यहाँ पर हमारा और खर्चा हो जाए। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो मोटे राम जी तो जब मोटे राम जी जाने का निश्चय करते हैं, अब इधर इसके साथ साथ एक चीज़ और भी थी कि वो जो उनकी पत्नी होती हैं मोटे राम जी की, वो तो सॉरी मोटे राम जी की बोल रही हूँ मैं, जो रंगीली बाई होती है यानी भालचंद्र जी की जो पत्नी होती हैं, वो बोलती हैं कि पहले बेटे से बात कर लेते हैं, हमारा बेटा तैयार होगा तो हमें शादी के लिए फटाफट तैयारी कर लेंगे और आपको अपनी बात से हटना पड़ेगा, मतलब आपको शादी के लिए मानना पड़ेगा। तो भालचंद्र तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मैं सब कुछ अपने बेटे पे छोड़ता हूँ। अब बेटा जो आता है, बेटा भी जो होता है वो भी पैसे का लालची होता है, वो भी सीधे सीधे शादी के लिए मना कर देता है। उसका भी कहना ये होता है कि हमें वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा, दहेज मिल नहीं रहा, तो मैं शादी करके क्या करूँगा, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा, मना करके चला जाता है। अब इन लोगों के पास एक ही रास्ता रहता है, उनको मना करना। अब चलिए अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब होता ये है कि जो भालचंद्र जी हैं बड़े परेशान है कि ये और ना रुक जाए और हमारा और ज़्यादा खर्चा ना करवा दे। तो अब रंगीली बाई से भालचंद्र जी कहते हैं कि आज और रह गया तो 6 सिर का हाथ फेरेगा। रंगीली बाई जी कहती हैं तो आज रहे ही क्यों, खत का जवाब जो देना हो देकर विदा करो, अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त में नहीं आती, खिचड़ी खानी हो तो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटों खिलाने से मुक्ति मिलती हो वो खिलाए, हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए। अगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, मगर जो पंडित जी थे विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए भानु साहब को चालाकी से काम लेने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। उन्होंने पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे राम बोले, हाँ सरकार, अब चलूँगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भालचंद्र जी बोले, भला आज तो और रही है। कहते कहते बाबू जी को ये भी डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज सचमुच रह जाए, तो इसलिए वाक्य को यूँ पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मोटे राम जी बोले, 1-2 दिन की तो कोई बात ना थी और ख्याल भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा, पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें और उनका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में लग जाता है। जहां अपना आदर नहीं वहां एक क्षण भी ठहरना दूभर है।
जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण भी नहीं हो सकता। भालचंद्र जी बोले, महाराज हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? मोटे राम जी बोले, अपराध नहीं हुआ, और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि ये महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ हैं? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खाए जाए और डकार तक ना लें। एक एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी ही की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके दरवाजे पर पड़े हैं, आपका नाम सुनकर आए थे। ये न जानते थे कि यहाँ भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बापू साहब ऐसा जेपे कि मुँह से बात ही ना निकली। ज़िंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार ना पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे ही महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत ना हुआ। वो सब कुछ सह सकते थे पर अपने पेट की निंदा नहीं सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा जितनी बुरी लगती है उससे कहीं अधिक ब्राह्मण पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बापू साहब मनाते तो थे पर लड़का भी समाया हुआ था कि ये कहीं टिक ना जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढांकना ज़रूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा कर न रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात कहने लगा, और कहाँ भी तो इतने ऊंचे स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था? ना जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि यह मुसीबत गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो उसका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। ये सोच विचार करते हुए वो घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी सारी बातें सुन ली है, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली बाई, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों ना बोले? भालचंद्र जी बोले, मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती। मैं क्या जानता था कि ये दरवाजे पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली बाई बोली, ना जाने किसका मुंह देखा था। भालचंद्र जी बोले, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे कर दिलाकर ही राजी करना पड़ेगा। रंगीली वाली बाई बोली, जाने दो, अब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह, जो चाहे समझे जो चाहे कहे। भालचंद्र जी, यूँ जान ना बचेगी। लाओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दूँ, भगवान फिर इन मनहूस की सूरत ना दिखाए। रंगीली ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबूजी ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे की कंजूसियत की, मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपये देकर उसे उल्लू बना लूँगा। इस फेर में न रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपये जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बापू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर गए। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी थी। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुर्व्यवस्था का यह पहला और सब बहुत कड़वा ही अनुभव था। दरिद्र विधवा के लिए सबसे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सर पर सवार हो। लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन जवान लड़की के घर में बैठा ही नहीं जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह पे कालिक लगाऊं, सिर के बाल नोच दूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं है। पंडित जी मोटे राम ने उनकी कपल लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित जी तो आ गए, कल्याणी बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंदा तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी, क्या ना आएगी? कल्याणी बोली, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर में तो बारात आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? कल्याणी बोली, तेरे यहाँ तो बारात लाने वाला था, उसके घर में आग लग गई। कृष्णा बोली, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहते होंगे, बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी बोली, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग नहीं लगी वो हमारे ब्याह ना करेगा।
कृष्णा बोली, ये क्यों अम्मा, पहले तो वो ठीक हो गया था ना। कल्याणी बोली, पहले से रुपए मांगता है, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास देने के पैसे नहीं हैं। कृष्णा बोली, क्या बड़े लालची हैं अम्मा। कल्याणी बोली, लालची नहीं तो और क्या, पूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज। कृष्णा बोली, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ, बहन उसके साथ कैसे रहती, ये तो खुश होने की बात है। अम्मा तुम दुखी क्यों होती हो। कल्याणी ने पुत्री को प्यार भरी नज़रों से देखा। इनका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच ये तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों के संबंध नहीं हुआ, रंज की बात नहीं। ऐसे कुमानुषों के बीच में बेचारी निर्मला के ना जाने क्या गति होती, अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारा घर में शोर शोर मच जाता, जरा खाना ज़्यादा पक जाता तो सास दुनिया भर सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी, बड़ी अच्छी बात है, नहीं बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था, लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब अच्छे घर की ज़रूरत न थी, अच्छे वर की ज़रूरत न थी। अब भागनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता। अब तो किसी तरह सिर का बोझ उतारना था, किसी तरह लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है, तो क्या करे। दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं, दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। इंसान की कोई कीमत नहीं, केवल दहेज की कीमत है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम ना था, अबला और विधवा होना ही उसके दोषों को मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के लड़कियों से कहीं ज़्यादा प्यारे थे। लड़के हल्के बैल हैं, भूसे खली का पहला हक उनका है। उसके खाने से जो बचे वो गायों का। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे, लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह के योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में ना दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए। वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे दिन से वह वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने घर में कदम रखा। कल्याणी बोली, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने ही जा रही थी, कब लौटे। मोटेराम जी बोले, लौटा तो आज सुबह ही था, पर उसी समय एक सेठ के यहाँ पर निमंत्रण आ गया। कई दिन से तरमाल न मिले थे, मैंने कहा कि लगे हाथ ये भी काम निपटाता चलूं। अभी उधर ही से लौटा आ रहा हूँ। कोई 500 ब्राह्मणों की पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ते ही नापना पड़ा। मोटेराम जी बोले, कार्य क्यों ना सिद्ध होगा, भला ये भी कोई बात है। 5 जगह बातचीत कराया हूँ, 5 की नकल लाया हूँ। आप में से उनमें से आप चाहें जिसे पसंद करें। ये देखिए, इस लड़के का बाप डाक के महकमे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं है। लड़का होनहार मालूम होता है, ख़ानदान भी अच्छा है। 2000 में बात तय हो जाएगी। मांगते तो ये 3000 है। कल्याणी बोले, लड़के के कोई भाई हैं। मोटेराम बोले, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी हैं। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल देखिए। ये लड़का रेल के महकमे में 50 रुपये महीना पाता है। माँ बाप नहीं है, बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से खूब हष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर ख़ानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहाँ कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 बरस होगी। कल्याणी बोली, खानदान में दाग ना होता तो मंजूर कर लेती, देख कर तो मक्खी नहीं निकली जाती। मोटेराम बोले, तीसरी नकल देखिए। जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफ़ा है, कुछ खेती बाड़ी भी है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा ही है, पर कचहरी अदालत के काम में होशियार है। दुहाजू है, पहली तो को मरे 2 साल हो गए हैं। उससे कोई संतान नहीं है, लेकिन रहन सहन मोटा है। पीसना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी बोली, कुछ दहेज मांगते हैं। मोटेराम बोले, इसकी कुछ ना पूछिए, 4000 सुनाते हैं।
अच्छा, ये चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी, 300-400 की आमदनी है, पत्नी मर चुकी है, उससे 3 लड़के भी हैं, अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है, यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी खानदान कैसा है? मोटेराम बोले बहुत ही बढ़िया, पुराने रईस है। अच्छा, ये 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है, लड़का पढ़ा तो बीए तक है, पर उसी छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी, घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं, मगर किसी का कर्ज नहीं, खानदान ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा, और लड़का बहुत सुंदर और सच्चरित्र है। मगर 1000 से कम में मामला तय ना होगा। मांगते तो वह 3000 हैं। अब बताइए आप कौन सा वर पसंद करेंगी? कल्याणी, आपको समूह में कौन पसंद है? मोटेराम, मुझे तो 2 लड़के पसंद हैं, वह जो एक रेलवे में है और दूसरा जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी, मगर पहले के तो खानदान में आप दोष बताते हैं। मोटेराम, हाँ, यह दोष तो है, छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी बोली, यहाँ 1000 देने को कहाँ से आएगा? 1000 तो आपका अनुमान है, शायद वो और मुँह फैलाए। आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं, रोटी मिलती जाए यही गनीमत है, रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं, बापू साहब भी 2000 का, डाक बाबू 2000 का सवाल करते हैं। इनको रह जाने दीजिए, बस वकील साहब ही बचे हैं। 35 साल की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, इन्हीं को क्यों ना रखिए? मोटेराम जी बोले, आप खूब सोच विचार लें, मैं यूँ आपकी मर्ज़ी का ताबेदार हूँ, जहाँ कहिएगा वहाँ जाकर टीका कराऊँगा। मगर 1000 का मुद्दा देखिए, छापे खाने वाला लड़का हीरा है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी यह रूप और गुण की परी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। तो दोस्तों, अभी हमने ये कल्याणी का पार्ट 6 पढ़ा हुआ है। अभी ये उपन्यास है, तो इसका एक साथ में पूरा उपन्यास नहीं पढ़ा जा सकता, इसे छोटे टुकड़ों में मैं और आप आगे की कहानी को सुनाती जाऊँगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाले आगे वीडियोस आपको मिलते रहे और ये उपन्यास पूरा आप सुन सकें। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।